सो अब तक हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर बेस्ड 3 NSKLL भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब बारी है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने की। सो हाई ऑल, दिस निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जानेंगे इस वीडियो में 4 ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से यूजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। So let's get started with part 1 of practice problems related to AP। लेकिन before I get started, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो हेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP आर 14 and 30 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। क्या बोला है मुझे? 4th और 8th टर्म दे रखा है। अब 4th टर्म लिखने का तरीका मुझे पता है, a + 3d होगा, है ना। a + n-1 × d होता है ना, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 4th टर्म आएगा a + 3d जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 14, और 8th टर्म आएगा a + 7d, उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 30, है ना। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमारा फॉर्मूला होता है nth टर्म का a + n-1 × d। तो मैंने वही चीज़ की, n के जगह अगर मैं यहाँ पे पहले 4 पुट करूँ तो 4 - 1 3 हो जाएगा, तो a + 3d बन जाएगा क्या, 4th टर्म, और 8th टर्म हो जाएगा a + 7d। सही है। अब मुझे क्या बोला है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब a फाइंड आउट करना है। क्या करें, तो पहले तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। a से a कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा -4d = -16। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। तो d की वैल्यू जैसी 4 हुई मुझे a मिल जाएगा। कैसे? a + 3d = 14 था, a को a ही रहने देंगे। 14 - 3 d के जगह 4 पुट कर देंगे, मुझे मिलेगा 14 - 12 विच इज़ 2। तो मेरा फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 2। सही है, बहुत आसान सा सवाल, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड था। मुझे एक ही फार्मूला इसमें यूज़ करना पड़ा, कौन सा, an = a + n-1 × d, एंड आई गॉट द आंसर। सही है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। इफ 8th and 10th टर्म ऑफ एन AP आर 35 and 45 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द nth टर्म ऑफ द सीरीज़। अब क्या होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, पहले हम दोनों के इक्वेशंस लिखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, a निकालेंगे, d निकालेंगे, उसके बाद हम nth टर्म का फॉर्मूला बनाएंगे। सही है। लेकिन इतना लंबा करने की बजाय अगर आपके पास इस तरीके से ऑप्शन अवेलेबल हो तो बड़े आसानी से आप ऑप्शंस को यूज़ करो, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, है ना। कैसे? जैसे मुझे बोला है 8th टर्म 35 और 10th टर्म 45 है ना। तो मुझे पता है कि मेरा जो A8 है वो 35 है और A10 जो है वो क्या है, 45 है। ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, n की जगह 10 पुट करते हैं फटाफट से, है ना। तो A ऑप्शन देखो, A ऑप्शन में क्या बोला है, 8n + 30। n की जगह 10 पुट करो, आपको मिलेगा 80 + 30 विच इज़ 110, लेकिन A10 है कितना, 45। तो A तो रॉन्ग हो गया। सही है। B ऑप्शन की बात करते हैं। B ऑप्शन में क्या दे रखा है, 4n - 20, n की जगह 10 पुट करो, यहाँ पे आएगा -20, हो जाएगा 40 - 20 विच इज़ 20, लेकिन मुझे कितना चाहिए था, 45, तो B भी कैंसिल हो गया। C को चेक कर लेते हैं, कितना आएगा, 5n - 5, ये आएगा कितना, 5n की जगह 10 डालने से 50 - 5 विच इज़ 45, करेक्ट। तो 45 तो मैच हो गया। 8th टर्म भी चेक कर लेते हैं, है ना। इसी फॉर्मूला में अगर मैं 8 पुट अप कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 - 5 विच इज़ 35, तो ये भी मैच हो गया, है ना, 35। तो 8th टर्म 35 भी मिल रहा है इस फॉर्मूला से और 10th टर्म 45 भी मिल रहा है। सो डेफिनेटली सी इज़ माई फाइनल आंसर, है ना। तो इस तरीके से अगर आप ऑप्शंस को यूज़ करो तो भी आप बहुत आसानी से और बहुत फटाफट से आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने सवाल आए तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करने बैठ जाओ और फटाफट से सॉल्व करने लग जाओ, है ना। टाइम मत वेस्ट करो, हो सकता है काफ़ी बार आपके ऑप्शन से बहुत फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सही है। So that was the intent of bringing this question on your screen, and let's move to question number 3। सवाल नंबर 3 में क्या बोला है, रेशियो ऑफ 3rd and 5th टर्म ऑफ एन AP आर 5:7। क्या है बोला है, 3rd टर्म, तो 3rd टर्म आएगा a + 2d, और 5th टर्म दैट इज a + 4d। इनका जो रेशियो गिवन है वो कितना है, 5:7। क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें, तो मुझे मिलेगा 7a + 14d = 5a + 20d, करेक्ट। 5a दूसरे साइड लाएंगे 2a हो जाएगा, 14d दूसरे साइड भेजेंगे तो 6d हो जाएगा। तो a = 3d मिल जाएगा क्या, सही है। तो a = 3d मिल गया। नेक्स्ट, अब क्या बोला है, 8th टर्म जो दे रखा है वो 40 है। 8th टर्म मतलब a + 7d की बात चल रही है, कितना दे रखा है, 40। a की जगह क्या डाल सकता हूँ मैं, 3d। तो 3d + 7d की वैल्यू 40 है, इसका मतलब 10d 40 है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4।
तो डी मेरे पास 4 आने से मुझे ए की वैल्यू भी मिल जाएगी, डी की जगह जैसे ही मैं 4 डालूंगा तो मुझे ए 12 मिल जाएगा। तो मुझे फर्स्ट टर्म भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है फर्स्ट 20 टर्म्स की, सही है, फर्स्ट 20 टर्म्स। तो मुझे ये तो पता है कि ये सीरीज़ 12 से चालू होगी, कॉमन डिफरेंस 4 का है, तो 12, 16, 20 इस तरीके से सीरीज़ चलती जाएगी। कितने टर्म्स तक? 20 टर्म्स तक। अब ये 20th टर्म क्या होगा ये अगर मुझे पता चल जाए तो अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। अब ये 20th टर्म कैसे मिलेगा? 20th टर्म के लिए मुझे पता है फॉर्मूला a+19d आने वाला है ना, क्योंकि 20th टर्म इज़ a+19d। तो a की जगह मैं 12 पुट करूँगा, 19 और d की जगह मैं 4 पुट करूँगा। आई विल गेट 12 + 9 4 is 36 and 4 + 3 is 7, 76 + 12 will be 88 क्या है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 88। तो बेसिकली फर्स्ट टर्म 12 है, लास्ट टर्म 88 है, मुझे चाहिए अरिथमेटिक मीन। पूरे 20 टर्म्स का बोलो या फर्स्ट और लास्ट टर्म का बोलो, अरिथमेटिक मीन तो सेम ही आने वाला है ना। तो अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी भी बताई है कि आप फर्स्ट और लास्ट टर्म का अगर एवरेज ले लो तो भी आपको अरिथमेटिक मीन मिलेगा, अगर आप सारे टर्म्स का एवरेज लो तो भी आपको अरिथमेटिक मीन मिलेगा। तो मैं सीधा 12 + 88/2 कर दूँ अगर, तो मुझे मिल जाएगा 100/2 विच इज़ नथिंग बट 50। तो मेरा अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। एंड दैट इज़ माई फाइनल आंसर। देखा, बड़ी आसानी से सवाल सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और अगर आपको फॉर्मूला आता हो, है ना। देखो अगर यहाँ पे आप फर्स्ट 20 टर्म्स का बोला होता तो आप हो सकता है अगर आपको ये नहीं पता होता कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का अरिथमेटिक मीन भी वही आता है जो पूरे 20 टर्म्स का आता है, तो हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप पूरे 20 टर्म्स लिखते, प्रॉबेबली आप उसका एवरेज निकालते अगर आप बहुत ही लॉन्ग मेथड से चाहते, या फिर अगर आपको इवन मेरा मिडिल टर्म वाला मेथड भी पता होगा तो उसमें भी आप हो सकता है 20 टर्म्स लिख के फिर बीच का टर्म फाइंड आउट करने का ट्राई करते। लेकिन गेटिंग रिड ऑफ ऑल ऑफ दैट, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म को लेके आप इस तरीके से फटाफट से आंसर निकाल सकते हैं, सही है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो आपके साथ ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही। चलो सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन APR L, M एंड N, क्या बोला है? pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म ऑफ एन AP जो है वो L, M और N है। मतलब a + p-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? L है। a + q-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? M है। और a + r-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? N है, सही है, यही दिया हुआ है ना। pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म जो है वो क्या क्या है? L, M और N है, सही। और मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? इस बड़े से चीज़ की। अब इसमें क्या होता है ना, काफ़ी बार ऐसे सवाल आते हैं तो स्टूडेंट्स जनरली इस थॉट प्रोसेस में फंस जाते हैं कि q-r कैसे बनेगा। तो हो सकता है सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से q-r मिल जाए, फिर r-p के लिए थर्ड और फर्स्ट को कुछ करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली रीअरेंजमेंट करके भी आपके आंसर आएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, वो टाइम बहुत कंज्यूम करेगा और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दे के करना पड़ेगा। इंस्टेड इससे बेटर है कि आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, थोड़ा सा लेबोरियस ज़रूर हो जाएगा लेकिन फटाफट से सॉल्व करते जाना, आलस मत करना, है ना। ये देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन इसमें आलस मत करना। अगर आप बिना आलस के फटाफट से इसको सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर चुटकियों में आपके सामने आ जाएगा, है ना। देखते हैं इसको सॉल्व करके कैसे आएगा। ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला L इंटू q-r चाहिए। L की वैल्यू क्या है? a + p-1 इंटू डी, ये L हो गया। इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है q-r से, सही है। चलो m की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? a + q-1 इंटू डी, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? r-p से, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्लस में क्या है? अब मेरे पास है n विच इज़ a + r-1 इंटू डी, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में p-q, करेक्ट। चलो इसको सॉल्व करें। पहले फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a + pd - d मिलेगा, यहाँ पे q-r जो है वो एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट a + qd - d आ जाएगा, यहाँ पे r - p एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा a + rd - d, और ये p-q जो है एज इट इज़ रहेगा, सही है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत लंबा जाने वाला है, 1 या 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखना और इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करना। कोई भी टर्म गलत मत लिख देना, अगर टर्म गलत हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना, इसलिए ध्यान देना। देखो अब क्या करें, q से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, मुझे मिलेगा aq + pdq - dq, सही है। अब -r से मल्टीप्लाई होगा तो -ar - pdr
प्लस आर डी, करेक्ट। तो ये हो गए मेरे फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन। सही है। अब सेकेंड 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा ए आर प्लस क्यू डी आर माइनस आर डी। सही है। और अब माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए पी माइनस क्यू डी पी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पी डी, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब बचे हुए 2 ब्रैकेट्स, बस हो गया, लास्ट स्टेप ये समझ लेना। पी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मुझे मिलेगा ए पी प्लस आर डी पी माइनस डी पी, करेक्ट। अब माइनस क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए क्यू माइनस आर डी क्यू और यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू डी। सही है। अब जैसे ही ये सब कुछ लिख के हो गया, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, ए क्यू से ए क्यू ख़त्म हो जाएगा, पी डी क्यू से पी डी क्यू ख़त्म हो जाएगा, डी क्यू से डी क्यू ख़त्म हो जाएगा, ए आर से ए आर ख़त्म हो जाएगा, पी डी आर से पी डी आर ख़त्म हो जाएगा, आर डी से आर डी ख़त्म हो जाएगा, क्यू डी आर से क्यू डी आर ख़त्म हो जाएगा, ए पी से ए पी ख़त्म हो जाएगा, है ना, और पी डी से पी डी ख़त्म हो जाएगा। क्या बचा? कुछ नहीं। तो आंसर कितना आ गया? 0, है ना। तो इसको देखो, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते थे और वैसा कुछ करके आप जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो फॉर्म कर सकते थे, लेकिन ये सब करने के चक्कर में मत पड़ो। बस आप 2 स्टेप में, ये काफ़ी बार होता है कि जब बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने की बारी आती है तो हम काफ़ी बार आलस करके इसको छोड़ देते हैं या कोई दूसरा मेथड सोचने लगते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे देखो कि सिंपली अगर आप सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर देते, टर्म्स बहुत सारे थे लेकिन लिखने से सारे टर्म एक दूसरे से कैंसल आउट हो गए और आपका आंसर 0 आ गया स्ट्रेट अवे, है ना। तो इसीलिए ये स्टेप लिखने में कभी आलस मत करना। अगर आपको लगे कि कोई दूसरा ईजी मेथड आपके दिमाग में आ रहा है तो डेफिनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ नहीं आ रहा है तो ये थोड़ी सी मेहनत करो, लेकिन आपका आंसर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सही तरीके से आ जाएगा। सही है। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई क्वेरी है या किसी भी कॉन्सेप्ट में भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगर कोई क्वेरी नहीं भी है तो भी आपके पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक्स जो भी है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड देम ऑल एंड इम्प्रोवाइज फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन माई फ्यूचर वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है पार्ट 2 ऑफ दिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें हम 4 और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला वीडियो मिस आउट मत करना। अगर आपने वीडियो यहाँ तक पूरा देख लिया है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो हो सकता है उनकी भी हो जाए, है ना। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।